हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। उत्तर भारत काल में कैसे समय परिवर्तित होता है और किस तरह से मुस्लिम आक्रमण यहाँ पर चालू होते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत, जो कि एक मुस्लिम शासक के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास क्या रहा, किस तरह से यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण होता है और मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार जो है भारत में होता है, किस क्रम में वह आगे बढ़ते हैं और आकर के धीरे धीरे यहाँ पर जो है अपना परचम लहराते हैं। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं किस तरह से वह भारत आए और आने के बाद अपना प्रचार प्रसार किया। तो बात करते हैं पूर्व मध्यकाल। बात करेंगे पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे तीन शासक ऐसे शासक थे जो भारत आए। आने के बाद यहाँ पर लूटमार किए, कई तरह के काम भी किए और यहाँ के राजाओं को, यहाँ के दशा काफी खराब किए, अपने धर्म का भी प्रचार किए और इस तरह की बातें करके वो वापस चले गए। लेकिन बात करेंगे जब आगे आता है कुतुबुद्दीन ऐबक यानी मोहम्मद गौरी, जब आता है उसका जो गुलाम था ऐबक, वह किस तरह से दिल्ली पर अपना परचम लहराता है और उसका बेटा किस तरह से आगे बढ़ता है, उसको हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में हम देखेंगे तीन शासक, जो कि पहला शासक रहेगा हमारा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो ऐसा राजा है जिसने पहली बार भारत में आया और युद्ध किया और यह पहला मुस्लिम सफल शासक बना। यह रहा मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा शासक था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भी आता है भारत, वह कई लूटपाट करता है यहाँ पर और वह भी वापस चला जाता है। फिर आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आता है भारत, यहाँ पर युद्ध करता है और अंत में यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो गुलाम था ऐबक, वो यहीं पर रह जाता है और इसने वहां पर जो है शासन किया। तो ये रही कुछ बातें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि किस तरह से जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो है मुस्लिमों का आक्रमण होता है और यहाँ के जो राजा थे, जैसे जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, इसकी मृत्यु के बाद जो है कई शासक उभरे, जो कि इसका साम्राज्य, जो कि उत्तर पूर्व में इसका साम्राज्य था, वह कई खंड में बट गया। और बटने के बाद यहाँ पर जो शासक उभर कर सामने आए वह उतना शक्तिशाली नहीं थे कि जो है वह हर्षवर्धन के इतना जो है वह अपना शासन चला सके। कई शासक आए, वह अपने में ही जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपने में ही लीन थे। उस समय क्या होता है कि जो है वहां पर बताया जाता है कि अंधकार युग शुरू हो जाता है। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद जो है यहाँ पर एक अंधकार युग की शुरुआत होती है। धीरे धीरे क्या होता है कि यहाँ के जो शासक उभर कर सामने आए वह उतना शक्तिशाली नहीं हुए और फिर क्या होता है कि आगे जो है यहाँ पर विदेशियों का आक्रमण शुरू हो जाता है। विदेशियों का यानी अरबों का आक्रमण भारत में शुरू हो जाता है। स्टार्ट में क्या होता है कि ऐसे दो युद्ध हुए भारत में, जो कि मुस्लिम आक्रमण हुए, जो भारत में असफल आक्रमण बनकर रह गए। असफल आक्रमण बने। पहले कौन थे? तो पहला था उबैदुल्ला। उबैदुल्ला जब भारत आता है 711 ईस्वी में, वह यहाँ पर आता है, वह सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद आता है कौन? बुदैला। बुदैला कब आता है? यह भी 711 ईस्वी में ही आता है। यह भी यहाँ पर सफल ना हो पाया। ये दो ऐसे शासक थे जो आए और असफल रह गए और वापस चले गए। लेकिन अब बात करते हैं आगे, जो देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा शासक था जो कि सफल शासक के नाम से जाना जाता है। इसने भारत पर जो है पहला मुस्लिम यही शासक है जो भारत पर विजय प्राप्त करता है। 712 ईस्वी में इसने प्रथम पहली बार जो है भारत पर आक्रमण किया और इसने जो है विजय प्राप्ति की। तो इसकी कहानी हम समझते हैं कि कहानी क्या थी या किस तरह से भारत आया और यहाँ पर वह आक्रमण करने का उसका उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। इसका जो कमांडर था, या किसका कमांडर था? मोहम्मद बिन कासिम। तो यह अल हजाज का कमांडर था। अल हजाज जो कि एक अरबी है, अरबी के वहाँ के यह कमांडर, यानी कि हम जो है कह सकते हैं अल हजाज जो थे वह राज्यपाल थे। कहाँ के? वह अरब देश के वह राज्यपाल थे और उनका कमांडर था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत आता है, आक्रमण करता है, उस समय जो थे राजा दाहिर, दाहिर जो थे वह सिंध के शासक यानी कि सिंध के राजा थे। उनके समय में, राजा दाहिर के समय में जो है मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और इसमें जो है दाहिर जो है वह पराजित हो जाते हैं, उनकी जो है हार हो जाती है। दाहिर की बात करें तो राजा दाहिर जो थे वह एक ब्राह्मण परिवार से थे, यानी ब्राह्मण राजा थे। वह इस युद्ध में हार जाते हैं। और यह युद्ध होने का कारण क्या था, पहले हम इसको समझते हैं कि यह युद्ध हुआ क्यों। हम बात करेंगे यहाँ पर
तो मान लेते हैं जैसे ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया, और यहाँ पर हो गया क्या हमारा श्रीलंका। भारत के जस्ट नीचे जो है श्रीलंका है। और बात करें यहाँ पर जो है हमारा क्या हो गया है, ये पाकिस्तान। भारत के जस्ट बगल में क्या हो गया, पाकिस्तान। और इसके जो बगल में क्या हो गया हमारा, ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के यहाँ पर जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ईरान हो जाएगा। ईरान के जस्ट बगल में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर था हमारा क्या, अरब देश। अरब देश उसमें, यानी अरब देश कहाँ है, तो यहाँ पर है, ये हमारा क्या हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत। और नीचे क्या हो गया हमारे, श्रीलंका। जब पैगंबर साहब मोहम्मद साहब के देहांत के बाद वहां पर जो है प्रचार प्रसार का, जो मुस्लिम का प्रचार प्रसार का पूरा बागडोर कौन संभालते हैं, वहां पर होते थे एक एक खलीफा। खलीफा का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि जब मोहम्मद साहब के देहांत के बाद वहां पर जो है एक खलीफा होते थे। खलीफा जो होते थे या मुस्लिम धर्म के जो है प्रचारक प्रसार के हेड हुआ करते थे। उनके इनके हाथ में ही, खलीफा के हाथ में ही जो था पूरा मुस्लिम शासक का प्रचार प्रसार हुआ करता था। यानी कि एक तरह से हेड जो है मुस्लिम धर्म के हेड को जो बता सकते हैं, खलीफा ही सब कुछ हैंडल कर रहे थे। जैसे हिंदू धर्म में बात करें तो पुरोहित को आप कह सकते हैं इस तरह से। तो खलीफा को जब यहाँ से प्रचार प्रसार जो मुस्लिम का होने लगा, तो वह धीरे धीरे जो है पहुंच जाता है कहाँ पर, वह श्रीलंका में इनका प्रचार प्रसार पहुंच जाता है। श्रीलंका में जब इनका प्रचार होता है तो श्रीलंका से जो है इन्हें 8 जहाज, 8 जहाज यहाँ से जो है वस्तुएं हो गई, अन्य हो गया, इस तरह के उपहार जो है वह 8 जहाज यहाँ से श्रीलंका से भेजा जाता है। किसके पास, तो खलीफा के पास, जो कि यह अरब देश में उस समय थे। तो श्रीलंका से जो है अरब के लिए रवाना होती है कितनी, 8 जहाजें। तो वह आकर के पहुंचती है कहाँ पर, तो वह पानी के रास्ते से आती है। और बंदरगाह जो था यहाँ पर बात करें तो सिंध का जो क्षेत्र है, आप इसे पूरा सिंध का क्षेत्र कह सकते हैं, जहाँ पर राजा दाहिर जो है अपना शासन चला रहे हैं। पूरा यहाँ पर जो है आप इसे सिंध का क्षेत्र कर सकते हैं। यहीं पर जो एक बंदरगाह था जिसे हम कहते हैं देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह पर यहाँ के यात्री जो है यहाँ पर आके रुक जाते हैं और कुछ समय यानी कि विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुकते हैं कि थोड़ा यहाँ पर पानी नहीं पी सकते या फिर यहाँ पर आराम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर यहाँ रुकते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ के जो लुटेरे थे, लुटेरों ने क्या किया कि इनके जहाज को लूट लिया, इनके जहाजों को लूट लिया। और जब यह खबर यानी कि इस बात को पता पाते हैं कौन, या खलीफा जो है पता पाते हैं, तो खलीफा जो है पता पाते हैं कि वहां पर रुके थे या देवर बंदरगाह पर हमारी 8 जहाजें आकर के रुकी थी, जो कि वहां के राजा जो है वह राजा दाहिर है, और दाहिर के क्षेत्र में जो है यह जहाज लूटा गया है। तो खलीफा के द्वारा एक संदेशा भेजा जाता है किसको, तो राजा दाहिर को, कि आप जो है आपके क्षेत्र में हमारी जो है जहाजें लूटी गई हैं, आपको उसे जो है वापस करना होगा। तो राजा दाहिर करते क्या है, राजा दाहिर साफ मना करते हैं, देखिए वो हमारे क्षेत्र में आता है लेकिन वो लुटेरे कौन थे उन्हें हम नहीं जानते, इसलिए हम यह जो है वापस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें जो है राजा दाहिर कहते हैं। यह बात जो है यह खलीफा जो है इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वह कहते हैं किससे, तो अल हजाज से। अल हजाज जो था वह खलीफा का राज्यपाल हुआ करता था। तो इससे कहा गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भारत भेजा कि जाइए और जो वहाँ के शासक है राजा दाहिर से अपना जो है इसको वसूल कर ले आइए या उनको जो है पराजित करिए, इस तरह की बातें उनसे कहा गया। तो जो यहाँ पर है मोहम्मद बिन कासिम वह भारत आता है, और जब यह भारत आता है तो यह भारत जो है आक्रमण करता है, और इस आक्रमण में जो है राजा दाहिर पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। यही से जो है बताया जाता है कि पहला मुस्लिम विजेता कौन था, तो अब मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि राजा दाहिर को हरा करके यहाँ पर जो है वह शासन करता है। आगे देखते हैं, जिसे हम रेवर या सिंध का युद्ध भी कह सकते हैं। जब यह राजा दाहिर हारते हैं उसे क्या कह सकते हैं, रेवर या सिंध के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह कब होता है, तो 712 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वह चचनामा एक बुक है, इस बुक से हमें इस युद्ध की पूरी जानकारी मिलती है। अब आगे की कहानी देखते हैं। राजा दाहिर के मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम करता क्या है कि उनकी जो है 2 पुत्रियां थी, 2 पुत्रियों को वह जो है अगवा कर लेता है। अगवा करके वह कहाँ पर ले जाता है, वह लेके जाता है खलीफा के पास, कि खलीफा के पास लेकर चलेंगे, खलीफा देखेंगे काफी खुश होंगे, इस तरह के उसके मन में ख्याल आता है।
और वह तुरंत क्या करता है, इन दोनों इनकी पुत्रियों को जो है वह अगवा करवा लेता है और लेकर पहुंचता है कहाँ पर, तो वह अरब पहुंच जाता है। तो पहली पुत्री का क्या नाम था, सूर्य देवी, और दूसरी पुत्री थी परमाल देवी। यानी दोनों पुत्रियों को लेकर जब वह पहुंचता है खलीफा के पास, तो जो ये दोनों इनकी बेटियां थी दाहिर की, ये दोनों सोचती हैं कि हमारी जो है लाइफ यानी हमारा जीवन जो है खत्म है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने सीधा आरोप लगा दी किसके ऊपर, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। इन्होंने बात कही कि जो कासिम है, इन्होंने इनके जो है खलीफा से बात कही कि आप जो है हमारे साथ चाहे जो भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको हमें यह बताना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ क्या किया। इसने हमारा जो है यानी इन्होंने जो है कासिम जो है वह हमारा इज्जत लूट लिया, हमारे साथ गलत काम किया, इस तरह की बातें बताई इन्होंने कि इसने हमारे साथ पहले ही कर लिया और यह अब ले आकर के आपको जो है भेंट दे रहा है। जब यह बात जो है खलीफा सुनते हैं, पूरी बात जब सुनते हैं समझते हैं, उसके बाद उनका जो है पूरा मूड घूम जाता है। तुरंत क्या कहते हैं, कासिम को वह जो है एक गाय का, जो गाय थी, गाय के मरने के बाद जो उसकी चमड़ी होती है, चमड़ी को उसको निकलवा करके उसमें जो है कासिम को बंद करवा कर सिलवा देते हैं और उसकी जो है वहीं पर दम घुटने से जो है मृत्यु हो जाती है। एक तरह से कह सकते हो कि उसकी बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई। किसकी, वह कासिम की। और इसका जो है बात वह फिर पता लगाता है खलीफा कि क्या ये दोनों यह बात सच कह रही थी। इसका जो बात पता लगता है कि यह दोनों जो है झूठ बोल रही थी। खलीफा क्या करता है, दोनों को जो है घोड़े से बनवा करके इनको तब तक दौड़वाता है घोड़े से कि जब तक ये दोनों मर न जाए। इस तरह से इनके भी साथ जो है गलत ही हुआ, ये भी दोनों उस तरह से मरी। तो कासिम जो है कैसे मरा, इसको जो है खलीफा ने कैसे मारा, इसको आपने देख लिया, और ये दोनों कैसे मरी, इसको भी आपने देख लिया। अब बात करेंगे, कासिम जो है भारत में कुछ योजनाएं लाता है, जैसे जजिया कर। जजिया कर क्या होता है, जजिया कर एक सुरक्षा कर उसमें कहा जाता था। जैसे अगर आप गैर मुस्लिम हैं, आप गैर मुस्लिम हैं तो आपको जो है एक कर देना पड़ेगा कि हम आपके ऊपर अटैक ना करें, इसलिए आपको एक टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप जो है मुस्लिम बन जाते हैं तो आपको यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसने क्या किया कि इसने ब्राह्मणों, विधवाओं और विकलांगों पर जो है यह कर नहीं लगाया था, बाकी सब सभी भारतीयों पर लगाया था। और जो भारतीय जो है मुस्लिम हो जाते थे, मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेते थे, उसको जो है अब कर से मुक्त कर देता था। इस तरह से जो है जजिया कर का प्रारंभ किसने किया भारत में, तो वह मोहम्मद बिन कासिम करता है। या एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जजिया कर के बारे में, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखते हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी बुक है जो सबसे ज्यादा बार इसका अनुवाद हुआ है। पंचतंत्र का इसने अनुवाद जो है करवाया किसने, अरबी में। जो मुल्तान जो है, आप सुने होंगे मुल्तान जो है यह सोने का शहर किसने बनवाया, तो अब मोहम्मद बिन कासिम ने। और एक चरक संहिता है, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किसने करवाया, तो वह मोहम्मद बिन कासिम ने। चरक संहिता जो कि यह एक हिंदी ग्रंथ है, हिंदू या भारत की ग्रंथ है जिसकी रचना जो है चरक ने की थी। और बात करें खजूरों की खेती जो है प्रारंभ किसने करवाया, तो यह करवाया था कासिम ने। और जो सिक्के थे, सिक्के यानी कि जिसे हम दिहरम करते हैं, जो कि चांदी का सिक्का होता था, जो कि खलीफा के द्वारा चलाया जाता था अरबों में, लेकिन यह भारत में ले आया और इसमें भारत में भी इसने सिक्का का प्रचार प्रसार किया, जो कि दिहरम के नाम से जाना जाता है। और यह सिक्का चांदी का सिक्का था। इस तरह की कुछ बातें थी जो कि हमने भी देखा कि जो है पूर्व मध्यकाल में किस तरह से मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण करना स्टार्ट किया और किस तरह से दो शासक हार जाते हैं और तीसरा शासक जो आता है मोहम्मद बिन कासिम, और भारत आने के बाद उसने किस तरह से यहाँ पर नीति रची और विजय को प्राप्त हुआ। और इसने यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म की स्थापना उसमें हुई थी, लेकिन आकर के मुस्लिम जो है भारत में कब आए, तो 712 में मुस्लिम जो है यहाँ भारत में आ जाते हैं और धीरे धीरे इनका भी विस्तार होता है। अब हम आगे जब पढ़ेंगे गजनबी को, गौरी को, इस तरह से हम आगे देखेंगे किस तरह से कि आप पूरा अपना विस्तार करते हैं। और आते आते धीरे धीरे जो है दिल्ली सल्तनत जो है एक मुस्लिम सल्तनत के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो आइए अगले वीडियो में मिलेंगे हम। अब हम देखेंगे मोहम्मद गजनबी के यानी कि महमूद गजनबी को देखेंगे कि उसने क्या किया। तो ये थी कुछ मुख्य बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।